आज के शो में। अफगान रहनुमाओं की दौलत की हवस के मनाजिर ने होश उड़ा दिए। अशरफ गनी को डॉलर भरने के लिए 4 गाड़ियां भी कम पड़ गईं। रशीद दोस्तम के महल के मनाजिर देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। अफगान रहनुमाओं की पुरतय जिंदगी, सारे अमरीकी डॉलर्स हड़प। जबकि अफगानिस्तान में गुर्बत की शरह 36% से बढ़कर 47% हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, एक शख्स के फ़रार की कहानी आज आपको सुनाते हैं। ये शख्स जो फ़रार हुआ है अशरफ गनी, इसकी अगर आप रोटर्स पे जाकर, यानी सब में क्रेडिबल इदारा है इस पर, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट, आप इसको तस्वुर कर सकते हैं। इसके अल्फाज हैं बड़े इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि तकरीबन जो आप इसकी हेडलाइन आप देखेंगे साथ चल रही है, इसमें लिखता है 4 cars were full of money. They tried to stuff another part of the money into a helicopter, but not all of it fit. यानी पैसे के ढेर इतने सारे थे कि तकरीबन जब अशरफ गनी यहाँ से भाग रहा था तो तकरीबन 4 गाड़ियाँ जो थीं जिससे डॉलर्स भर गए थे। उसके बाद जब 4 गाड़ियाँ भर गईं तो उसकी एक हेलीकॉप्टर के अंदर वो पैसा डाला गया, हेलीकॉप्टर के अंदर जगह ख़त्म हो गई। ये किसको कोट कर रहा है? रॉयटर्स, जो रूस की एम्बेसी है उसके स्पोक्समैन को जो काबुल के अंदर, उसको कोट कर रहा है कि 4 गाड़ियाँ भर गई, उसके बाद डॉलर से हेलीकॉप्टर भर गया। और आगे लिखता है कि एंड सम ऑफ द मनी वॉज लेफ्ट लाइंग। यानी इतना पैसा था कि गाड़ी भर गई, हेलीकॉप्टर भर गया, उसके बाद भी जगह थी तो नहीं थी हेलीकॉप्टर में घुसने की डॉलर्स के, तो वो सारे ज़मीन पर फेंक कर चले गए उस डॉलर्स को और वहाँ से निकल गए। यानी उसको फेंक कर लेफ्ट लाइंग छोड़ के चले गए उन डॉलर्स को। ये इस तरह से अफगानिस्तान का सदर जो है इस वक्त फरार हुआ। ये आंखें खोलने के लिए इस वक्त हमारे वाक़यात हैं जो सुने चौंका देने वाले। फिर इसका एक और पहलू आप देखें, एक जब मज़ार शरीफ पे ऊपर अफगानिस्तान के इलाके में तालिबान काबिज़ हुए और वहाँ पर जो रशीद दोस्तम है साबिक नायब सदर, उनके महल पे पहुँचे तो वहाँ के मनाजिर आप देखें ज़रा। जो मैंने तफसीलात इकट्ठी की, तकरीबन 133 घोड़े वहाँ पर थे। ये पुरतैश जो इस पर आप तर्ज ज़िंदगी देख रहे हैं, इसके बारे में mirror.co.uk लिखता है कि इट वॉज अ गोल्ड पैलेस, सोने का महल इसको कहा गया आलमी मीडिया की तरफ से। यहाँ पर कोर्ट यार्ड्स तकरीबन 4 थे, 133 घोड़े थे, उसके अलावा लहीम शहीम यहाँ पर इस पर जो इसका रकबा था, और अंदर सोने की इस पर जो चीज़ें थी जो इस्तेमाल हुआ था, जो काम हुआ था। और रशीद दोस्तम के बारे में, रशीद दोस्तम किस तरह से कहाँ आलमी सतह के ऊपर उठा, कैसे पैसे इकट्ठे कहाँ से, ये सारे सवालात हैं जो हम आज प्रोग्राम में उठाने लगे हैं। आप सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से अफगान लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स ने पैसे बनाए, पैसे हड़प किए और अरबों डॉलर हड़प किए। एक रिपोर्ट है ब्राउन यूनिवर्सिटी की, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है। ये सारे पैसे आए कहाँ से? अब जहनों में ये सवाल आ रहा है, ये सारे पैसे किस तरह से आए? एक रिपोर्ट ब्राउन यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की, मैं ये पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि ये तो आपको सबको पता होगा कि तकरीबन 2 खरब डॉलर अमेरिका खर्च कर चुका है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और जंग में। 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं 2.26 खरब डॉलर। इसमें से तकरीबन 815.7 डॉलर डायरेक्ट जो वॉर फंडिंग थी उसमें खर्च हुए थे, और तकरीबन 145 अरब डॉलर जो रिकंस्ट्रक्शन थी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों में खर्च हुए। तो एक अमरीकियों के लिए एक इस वक्त खौफजदा बात जो है वो ये है कि ये तकरीबन 2.34 जो भी ट्रिलियन डॉलर खर्च भी कर चुके, वो सारा पैसा ये अफगान रहनुमा खा भी चुके। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बात लिखी गई कि ये सारा पैसा जो था वो टैक्स पेयर मनी का था, यानी इसके लिए कोई बॉन्ड इशू नहीं हुआ, टैक्सेस बढ़ाए नहीं गए, कर्जा लिया गया। और जो कर्जा लिया गया उस पर जो रीपेमेंट्स हैं 2050 में वो बढ़कर 6 खरब डॉलर हो जाएंगी। यानी अमरीकियों को अफगानिस्तान के रहनुमाओं की जो ज़िंदगी है, जो लेविश तर्ज ज़िंदगी जो आप देख रहे हैं, जो महलात हैं, ये अमरीकियों की जेब से जाएगा 6 खरब डॉलर। 2050 में इसका जो सिर्फ सूद की कीमत है वो 6 खरब डॉलर हो जाएगी, जो अमरीकियों ने कर्जे देकर जंग यहाँ पर फंड किया। ये पूरी सूरत हाल तो चले है दर्दनाक, जो अमरीकियों का तो चले गए 6 खरब डॉलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहेंगे, लेकिन बेचारे अफगान अवाम जो थे जिनका कोई जिक्र नहीं हो रहा, ना जो बाइडन तस्करा करता है, ना यहाँ पर हमने देखा है मजमूई तौर पर पाकिस्तान तो कहता है कि वहाँ की अवाम का अमन चाहते हैं, लेकिन सब तालिबान अफगान इस पर लगे हुए हैं। वहाँ पर हमने जो नंबर्स कैलकुलेट किए जीडीपी पर कैपिटा के, वो सिर्फ नेपाल है जो इस वक्त अफगानिस्तान से बेहतर है, इसके अलावा सब में कम है इस खत्ते में जीडीपी का कैपिटा। और मैं थोड़ा आसान अल्फाज में अगर इसको समझाऊँ तो हर मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह में इजाफा तकरीबन हुआ है कोरोना के बाद, यानी कोरोना जब शुरू हुआ है उसके बाद बहुत से लोग बेरोजगार हुए। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि शरह बढ़कर 33% हो गई, क्योंकि तकरीबन 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान में जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था
उस वक्त तकरीबन 47.1% पर गुर्बत की शरह थी। यानी तकरीबन 47% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, और 2007 में ये शरह 36% थी। यानी जिस दौरान ये तकरीबन $2 खरब आए, जिससे रशीद दोस्तम, जिससे अशरफ गनी और जिससे सारे जो वहाँ पे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो उनके डॉलर्स के ऊपर वहाँ के आवाम से गद्दारी कर कर अपने महलात बनाते रहे, उस दौरान वहाँ की आवाम पिसती रही, रोती रही, 36% से बढ़कर 47% गुर्बत की शरह से नीचे आ गए। और बदतरीन सूरत हाल रही। एक इदारा है वहाँ पर अमेरिका में, सिगार इसको कहते हैं, जो कि जिसका नाम अगर फॉर्म करें तो जो उसका एब्रीवेशन है वो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है। उसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जुलाई एंडिंग क्वार्टर की 31/2021 की, और जिसमें बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो अफगान फ़ौज थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई से लेकर हर मामलात के अंदर खाने की सप्लाई, यूनिफॉर्म, गोश्त फौजी थे अफगान फ़ौज में, गोश्त फौजी थे। जब इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखा तो सिर्फ 58,000 थे और नंबर ज़्यादा थे और सैलरी ले रहे थे। सारी करप्शन वहाँ पर मौजूद थी। इस पूरी करप्शन की दास्तान ये महलात की तर्ज ज़िंदगी की, और इस पर मज़ीद तफसीली गुफ्तगू के हमारे लिए से पहले है। अवाम को लूटा गया, अवाम के हक़ पर डाका मारा गया और अपने महलात और अपनी ज़िंदगी को पुरतैश बनाया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात बेनकाब में इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन, क्योंकि हम इस एस्पेक्ट पे तो कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, हिकमत अमली और क्या नहीं, पहले थोड़ी बात इस पर करते हैं। लेकिन जो मजमूई तौर पे हमने मनाजिर देखे हैं, जो आपको बताया कि महलात, इस पर जो अफगान रहनुमाओं के हमने देखे, जो तर्ज हुक्मरानी जिस पर शायद दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा है, कि स्केप बोर्ड की तलाश तो पूरी दुनिया कर रही थी कि किसी तरह पाकिस्तान पर डाल दें, इस पर डाल दें। लेकिन आप देखें तो कि वहाँ पर जो महलात वहाँ के रहनुमाओं के हैं, जो 4 गाड़ियां कम पड़ गई अशरफ गनी को डॉलर्स भरने के लिए, जो रशियन एम्बेसी व काबुल में बताती है कि उसको हेलीकॉप्टर में जगह नहीं मिली, यानी इतना कैश था, डॉलर्स थे कि जगह नहीं मिली। ये सारा जो पैसा डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स जो थे, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी मैं अभी आपको बता रहा था कि तकरीबन 2.37 ट्रिलियन डॉलर्स थे, तो ये सारा क्या अफगान रहनुमा हड़प कर गए आखिरकार। वहाँ पर जो गुर्बत की शरह है वो 47.1% पर पहुँच गई 2020 में, जो 36% थी कुछ साल कबल। और ये कोविड से पहले की बात है, ये जो नंबर्स हैं कोविड से पहले के हैं। उसके बाद क्या हुआ है हाल वो सब जानते हैं। मेरे साथ जाहिद महमूद चौधरी साहब, जो कि तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली। पहले उनसे जनरल अमजद शोएब साहब इज़ ऑल्सो विद अस, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, और से जाहिद चौधरी साहब, जो अभी फैसला, पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो यूनिलैटरल कोई इस पर डिसीजन नहीं लेगा, इस पर थोड़ी आगाही दीजिएगा कौम को कि हम तमाम ममालिक के साथ, रीजन के साथ मिलकर एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, अभी हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। चौधरी साहब। अफगानिस्तान में जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हमारा मकसद था, वो है अफगानिस्तान में पीस। जी, हम कल भी ये बात करते थे अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए। हम ये समझते थे कि अफगानिस्तान में एक देरपा अमन का क़याम थ्रू अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही जरूरी है। हम हमेशा बात करते थे इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की। हम आज भी यही समझते हैं कि अफगानिस्तान में बहरहाल एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है और उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। हम समझते हैं कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान की लीडरशिप के लिए। अपॉर्चुनिटी इस सूरत में भी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस वक्त एक कन्वर्जेंस है ऑन पीस एंड रिकंसिलिएशन इन अफगानिस्तान, तो उन्हें उससे फायदा उठाना चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के लीडर्स को, तमाम पॉलिटिकल साइड्स को मिलकर बैठना है, क्योंकि देखें बहरहाल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने करना है। पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट, कंटिन्यूड एंगेजमेंट जरूरी है, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल कंसेंसस जो है वो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत पर हम दोबारा जोर देते हैं और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत पर हम दोबारा जोर देते हैं। सही। अच्छा जाहिद साहब, ये मुझे बताइए, क्योंकि जब एनालाइज ही कर रहे हैं इस पूरे मामले को, तो बहुत से लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसको, बहुत से लोग पाकिस्तान में इसको फतह के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कोई और ग्रेटर गेम है जो बाद में पता चलेगा ये अमेरिका ने जानबूझ के किया है, तालिबान को उस पर तक़वियत देके इसके जरिए चीन में डिस्टेबलाइज करेगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा अमेरिका। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि बहरहाल जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, चाहे वो यूएस थे या नेटो ट्रूप्स थे, उनकी विड्रॉल जो है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन तो यही था कि फॉरेन ट्रूप्स ने बहरहाल अफगानिस्तान से वापस जाना था। आपके जिस तरह इल्म में है, पिछले साल जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई अफगान
प्रोसेस के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार था। उसमें फरवरी में यूएस और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट इसी चीज का था कि यूएस ट्रूप जो है वो वहां से विड्रॉ करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो इनिशिएशन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशंस की, कि अफगान आपस में बात करेंगे और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तलाश करेंगे। अब ये देखें कि यूएस ट्रूप्स की जो विड्रॉल है, हम बात करते थे कि ऑर्डरली हो ताकि वहां पे कोई जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन जो अभी तक हमने देखा है वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल उस तरह की खराबी की तरफ नहीं गई जहां पे कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता। तो हम अभी भी ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहां पे एक पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन निकले, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफर किया है फॉर ओवर 4 डेकेड्स। और साथ में आपको ये भी कहता चलूं कि अफगानिस्तान के अवाम के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो पाकिस्तान है। ड्यू टू दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान, वी सफर्ड ओवर 80,000 कैजुअल्टीज, वी सफर्ड ओवर $150 billion ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। तो अफगान रेफ्यूजीज, हम वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज। तो हमारी एक जेन्युइन डिजायर है, हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में पीस में, और इसीलिए हम अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को सपोर्ट करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। जी सही है, और मैं बहुत शुक्रिया आपने ये मौक़िफ़ दिया। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये बिलखुसूस जो आज का हमने मौजू भी रखा, जनरल साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि जो पाकिस्तान का डिसीजन है, स्ट्रैटेजी है, इस पर बहुत बात भी हो रही है, तकरीबन तमाम चैनल्स हर जगह बात हो रही है। अभी जाहिद साहब ने बताया कि पाकिस्तान की क्या ख्वाहिश है, सब जानते हैं। सर वहाँ जो गवर्नेंस हुई है जनरल साहब, ये देखकर इस वक्त मनाजिर हो जाता है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं, जो रिसर्च कर रही हैं कि $2.26 ट्रिलियन खर्च कर दिए, $815 अरब उसमें कहते हैं डायरेक्ट वॉर फाइटिंग में, $143 अरब नेशन बिल्डिंग में। और मैं मज़े की बात एक जगह पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि जो उन्होंने कर्जा लिया है इस जंग को फंड करने के लिए, उस पर जो सूद और जो डेट रीपेमेंट्स होंगी वो 2050 तक बढ़कर $6.5 ट्रिलियन हो जाएंगी। तो ये डॉलर सारे गए कहाँ? ये जो गाड़ियों में भर रहे थे अशरफ गनी साहब, ये वो डॉलर्स थे, ये कहाँ गए डॉलर सारे? जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें अमेरिकन भी शामिल हैं, उन्होंने भी खाए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी खाए। अच्छा, जो काम हुआ, जो कुछ यहाँ पे वो करते रहे, बावजूद इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिगार के नाम से उन्होंने बनाई हुई थी, जो उसको इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट वगैरह बनाती थी और चेक रखती थी, लेकिन कहीं भी किसी चीज को रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि जनाब, अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये सड़क जो बनाई थी ये तो खत्म हो गई, इस पे इतना पैसा लगा था, कैसे लगा, लेकिन कोई उसकी तहकीक नहीं, कोई किसी की पकड़ धकड़ नहीं। नतीजा ये है कि कई फौजी आए चले गए, साल 2 साल किसी ने काम किया, कई लोग और कई कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम करते रहे, वो भी खा गए। अशरफ गनी वगैरह सियासतदान जो इनके लोहे जरगा और दूसरे जो उसमें थे लोग, वो सब खा रहे थे। आप देखिए, सब ने जाके अपने कारोबार या अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ दुबई में, मुख्तलिफ जगहों पे, बाद में इस्तांबुल में, बाद में यूरोप के बाद शहरों में, और उनको ये अंदाजा था कि जब भी कभी ये हुआ, कोई यहाँ पे हालात बदले, तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो जब और ये इस सारी हुकूमत के, ये सारे स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने की बहुत बड़ी वजह करप्शन है। अवाम देख रहे होते हैं, अब अवाम की जिंदगी में तो कोई तब्दीली ना हो, और ये लोग जो डाकू लुटेरे होते हैं, ये बड़े अमीर हो जाएं, और ये गैर मुल्की अफवाज के साथ मिलके, ये गद्दारी है ना कि आप अपने मुल्क, अपने अवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन किसी और की मदद से, बाहर से आपको एक फौज मदद कर रही है, और आपको शक है कि अगर ये बाहर की फौज हट जाएगी तो हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये सिस्टम हुआ क्या फिर? वो क्या, कौन सी डेमोक्रेसी है जो आपने एस्टेब्लिश की थी? लिहाजा अवाम उसके साथ नहीं थे, अवाम को नजर आ रहा था कि ये सारे लुटेरे हैं। तो वही हुआ कि जब मज़ाहमत का वक्त आया, अवाम ने कुछ भी नहीं किया। ये अभी हैरान हो रहे हैं बाहर मगरबी दुनिया वाले, हैरान होने की तो बात ही कोई नहीं। एक सिस्टम जो कि गद्दारी की बुनियाद पे हो, जो करप्शन की बुनियाद पे हो, जहां कोई अवाम का अमल दखल ना हो, वो सिस्टम चल ही नहीं सकता था। अब उसके लिए रोना धोना या हैरानी परेशानी का इजहार करना वो तुक नहीं बनता। तो हम ये कह सकते हैं साहब कि ये करप्शन हुई और बेपना करप्शन हुई। अगर वो कहते हैं कि अमेरिका का जो टैक्स पेयर मनी था, तो अमेरिकियों ने खुद मिलकर इन रहनुमाओं के साथ जो था, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, इनके साथ मिलकर खाया,
हड़प किया और भागते हुए वो अपनी गाड़ियों में भरकर, हेलीकॉप्टर भी कम पड़ गया। वो रूस की एम्बेसी रॉयटर्स में लिख रही है कि वो 4 गाड़ियां कम पड़ गई, हेलीकॉप्टर में पड़ गया तो कुछ वहां फेंक के चले गए, इतना डॉलर था उनके पास जनरल साहब। तो ये सब मिल भगत से साथ खाया गया सारा पैसा जो सारा। इन अशरफ गनी का बता रहे हैं ना जी जी, लेकिन इनमें ये तो टॉप के लोग थे ना, अमरुल्लाह साले हुआ, अब्दुल्ला मुहिब हुआ या हनीफत मार वगैरह, ये तो बड़े डाकू थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो इनकी असेंबली में जो लोग थे वो तकरीबन हर मेंबर ने खाया, क्योंकि जब अमेरिका अपनी मर्जी के कवानीन, अपनी मर्जी की हमायत दिलवाना चाहता था अशरफ गनी को या दूसरे, तो सब लोगों को ऑन बोर्ड रखने के लिए हर किसी की जेब में डालना पड़ता है, वरना तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वहां पे तो इतनी नफ्सा नफ्सी और ये खुदगर्जी का आलम है अफगानिस्तान में कि अपने मुफाद से आगे कोई देखता नहीं। अशरफ गनी ने भी यही देखे किया है आखिरी वक्त तक। अगर वो इस्तीफा दे देता तो शायद मुज़ाकरात हो रहे होते, लेकिन वो खुदगर्जी उसकी इस हद तक थी कि वो आखिरी लम्हे तक चिपका रहा। अच्छा तो ये कोई भी कुछ चीजें थी। गजनफर साहब भी हैं हमारे साथ, आवाज आप तक आ रही है? जी गजनफर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ चीज़ें इन्होंने बोला, जैसे हमने जो रिसर्च की थोड़ा पता, तो ये कहते हैं कि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 56 ईयर्स थी, उसको 64 साल हो गई, लिटरेसी रेट 8% से 43% हो गया। लेकिन मेन जो फिगर है गजनफर साहब के, गुर्बत की शरह 2007 में अगर 36 थी तो वो 47.1% हो गई। और इनके महल्लात जो थे, वो महल्लात देखें तो वो माशाल्लाह, वो आप देखें तो वो देखकर उसके तकरीबन कितने कोर्टयार्ड्स हैं वहाँ पर, 133 घोड़े बता रहे रशीद दोस्तम के पैलेस में। आंखें खुली की खुली रह गई, आखिरकार हम देख क्या रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ये मुझे बताइएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सब जो पैसा दबा के इन्होंने बनाया है, और ये अमजद शेख साहब कह रहे हैं जनरल साहब के ये तो ऊपर की लीडरशिप है, नीचे वालों ने बनाया दबा के पैसा। गजनफर साहब, असल में बात यह है कि अगर हम अपनी बात ना भी करें या किसी तरह से अपने कमेंट्स के हिसाब से जो कहें जी, लेकिन अगर हम दुनिया को देखें और आप सिगार की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें तो वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह फ़िज़िकल डिस्ट्रक्शन के अलावा, लोगों की तबाही और बर्बादी के अलावा, औरतों के अगवा के अलावा, अफ़गानिस्तान को तोड़ फोड़ के एक स्टोन एज में पहुँचने के अलावा जो करप्शन की गई है डेवलपमेंट के नाम पे, और जो $2 ट्रिलियन का ख़र्चा अमेरिका कहता है कि मैंने किया, उसकी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें और उसकी अगर आप यूटिलाइजेशन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। सिगार की रिपोर्ट ये कहती है कि जो अमेरिका का अपना डेवलपमेंट के लिए अदारा कायम किया गया था, उसमें मेरा भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, पाकिस्तान का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। तो वो ये कहता है कि ये जितना पैसा आया है उसमें से स्टेट अवे 40% पैसा, 40% जो है वो तो चला जाता था वॉरलॉर्ड्स को, वो चला जाता था गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को, वो चला जाता था पॉलिटिशियंस को। उसके बाद बाकी जो 40% था उसमें से परसेंटेज जो है वो मेजर परसेंटेज निकल जाती थी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे थे डेवलपमेंट की मद में या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादातर जो थे वो यहाँ लोकल नहीं थे, बल्कि वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर थे या अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर थे। ये जो बता रहे समझा रहे हैं, एक बात आपसे, एक सवाल बीच में, कि वहाँ पर तो बड़ा बेहतरीन पार्लिमानी निज़ाम अमेरिका में, और चेक एंड बैलेंसेज एंड ऑडिट कंट्रोल्स और ये तमाम चीज़ें हैं कि जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ और वहाँ की जो कांग्रेस, तो क्या वो तो ये सब जो आ रही थी रिपोर्ट्स, कोई एक्शन, टैक्स पेयर मनी ये जा रहा है, लुट रहा है, सब हो रहा है, ये वॉरलॉर्ड्स को 40% जा रहा है, खामोश थे सब जब हो रहा था ये सब कुछ? हमने तो चीजों को देखा है ना होते हुए। आप जिस तरह चीज़ों को वहाँ पे रिटर्न में जो एक पॉलिसी की सूरत में जो चीज़ें नज़र आईं, उसमें तो आपने देखा कि आप दोस्तम के महल पे कब्ज़ा हुआ, तो आप देख लें वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो गलबन पाकिस्तान के पौश इलाकों में भी नहीं होंगी। इसी तरह अशरफ गनी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो भी आपके सामने, और अशरफ गनी जितनी दौलत के लेके फिजिकली भागा है उसकी भी अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। फिर बैंक में जो वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर अभी तक गार्ड्स खड़े हुए थे, अमेरिकन ने वहाँ पे पैसे रखवाए हैं, तो उसमें भी 3.8 मिलियन डॉलर्स है जो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस कस्म की जो दौलत की जो मुख्तलिफ जगहों पे रेल पेल की गई है वो गई है करप्शन के लिए। अशरफ गनी और इसके जितने गमाश्ते थे, अमर साले और मुहिबुल्लाह, जो सारे भाग के चले गए।
अब आप देखिए कि लॉजिक था कि वजीर ख़जाना जो है वो एक हफ्ते पहले भाग के चला गया, फरार हो गया। अब वो क्यों फरार हुआ? उसको पता था कि उसने क्या किया है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम डाटा अवेलेबल। आप मुझे बताएं, अमेरिकन ने कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो वहाँ पे लगा हुआ हो तरक्की के नाम पे। एक सलमा डैम वहाँ पे बना है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया था पैसा और उसको हवाले किया था अफगान गवर्नमेंट के, या जरनाक से लेके काबुल तक एक हाईवे बनी है, या इन्होंने कुछ पैसा लगाया था अमेरिकन ने काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर और कुछ लाइब्रेरियाँ बनाने के अंदर हम पैसा लगा। उसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट का ये इतना रोना रोते रहे हैं पिछले 20 साल से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे जो बात करते रहे हैं, औरतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने पे जो बात करते रहे हैं, स्कूल की तालीम पे जो बात करते रहे हैं, उसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो वजूद में आया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस बात को, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं नाज़रीन जी, क्योंकि हम इस पहलू पर नाज़रीन बात इतनी हो नहीं रही। अफगानिस्तान हुआ, इसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, तालिबान क्या, वहां जो लूट मार मची है पैसों की, जो अंधाधुन करप्शन हुई है, अंधाधुन जिसमें अमरीकी खुद भी मुलव्वस है, और जो बड़े बड़े महलात जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी हैं देख करके वहां क्या क्या रखा हुआ है सामान, आज इस पर गुफ्तगू हो रही है। इस ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और नाज़रीन, खित्ते के अंदर अगर मजमूई तौर पर आप देखें गुर्बत की शरह तो कहीं यानी बांग्लादेश, इंडिया और जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन मजमूई तौर पर जो जहाँ पे कम हुई है यानी गुर्बत की शरह, मिसाल के तौर पे कहीं 33% थी और 33% से 28% हो गई, भारत में कम हुई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर ये मामला 36% से 47% तक चला गया, जबकि इस दौरान अफगानिस्तान में बेपना पैसा आया, खरबों डॉलर्स आए, तकरीबन $814 तो वॉर इकोनॉमी पे डायरेक्ट फाइटिंग, वॉर फाइटिंग पे खर्च हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो हमें जो बताया जा रहा है, जो फिगर देते हैं, वो कहते हैं $143 अरब खर्च हुए, $143 अरब। ये सारा पैसा गया किधर? ये जो महलात है जिनको देख के हमारी आंखें खुली रह गई हैं। आप सब देखें क्या क्या सामान है इन महलों में। यहाँ घोड़े हैं, यहाँ कोर्टयार्ड्स हैं, यहाँ गाड़ियाँ हैं, यहाँ पुरते ज़िंदगी सोने का महल। इसको मिरर जो एक इस पर यूके की पब्लिकेशन है, उसने इसको गोल्ड पैलेस लिखा है, रशीद दोस्तम के पैलेस को गोल्ड पैलेस लिखा है, सोने का पैलेस है। और इसी तरह से आप देखें कि एक सदर है जिसके पास 4 गाड़ियाँ कम पड़ जाती हैं। एक खबर के मुताबिक $50 लाख लेकर फरार हो रहा था, 4 गाड़ियाँ कम पड़ गई डॉलर भरने के लिए। हेलीकॉप्टर में भी भरे तब भी नहीं, तो $1 फेंक के जाना पड़ा वहाँ पर, इतने डॉलर थे आखिरकार। जनरल साहब, तो मैं जो सवाल ब्रिगेडियर साहब से पूछा था, जनरल साहब आपसे पूछूंगा, क्या चेक एंड बैलेंसेस, ऑडिट, कंट्रोल, पार्लियामानी सब, ये सिगार की रिपोर्ट से किधर जा रही थी? कोई देख नहीं रहा था इनको क्या? सिगार ने पॉइंट आउट किया है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो गालिबन इंटरेस्टेड नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत थी कि उन्होंने किसी भी जगह पे कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं। और ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, अमेरिकन सिस्टम में, कम से कम अफगानिस्तान के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं, तो एक इंतहाई बड़ी गलती नजर आती है जो कि इनके सिस्टम में कमजोरी नजर आती है। और लगता है कि ये यहाँ की करप्शन को इन्होंने आंखें बंद किए रखा और चलने दी। जहां तक ताल्लुक है अफगानियों का, आपको याद होगा कि इनका एक बैंक था, वो ये काफी मेरे ख्याल को 8-9 साल पहले की बात है, तो वो बैंक पूरा ही उसमें से सब कुछ लुट गया, खा गया है। उस पर एक इंक्वायरी खुली थी, फिर उन्होंने को लोग पकड़े। लेकिन आज जितना कुछ ये पिछले अशरफ गनी का जो दूसरा टेन्योर था, पहला टेन्योर और दूसरा, इसमें जितनी भी करप्शन हुई है, अमरीकी अशरफ गनी को कहते रहे। अशरफ गनी जो खुद मुलव्वस था, वो कैसे तहकीकात कर सकता था? वो हर दफा कहता रहा कि मैंने इंक्वायरी ऑर्डर की है। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं, जो रशियन एम्बेसी ने बताया या रशियन सोर्सेज ने हमें बताया कि कितने डॉलर वो लेके बाहर जा रहा था, जो आदमी खुद इस काम में मुलव्वस है, वो क्या इंक्वायरी करेगा और किसी को क्या रोके? तो ये जो मैं तभी ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत का जो ढांचा बना हुआ था, वो सारा था इसी पे। अब आप इनको देख लीजिए, जो गंदी जबान इस्तेमाल करता था अमरुल्लाह सालेह, या ये जो मोहम्मदुल्लाह हिब्बुल्लाह मोहम्मद जो है, ये मुहिब्बुल्लाह हम जो है, मुहिब्बुल्लाह हम, ये जो गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा हमारे खिलाफ, आज इनके पैलेस में से वो कागजात बरामद हुए हैं जिससे पता चला कि ये भारत का एजेंडा चला रहे थे। 170 लोग रखे हुए थे इन्होंने, जो सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस का जो वो टैक्स चला था, वो इन लोगों ने चलाया था। और इन्हीं के कुछ इंडिया से 500-600 सोर्सेज उसको चला रहे थे, कुछ यहाँ से अफगानिस्तान से।
तो आप इमेजिन करें कि ये पैसे खा रहे थे, अब भारत से भी हर तरफ से ये पैसा खा रहे। अब ये लोग जो पैसा खा रहे थे ऊपर, ये नीचे वालों को भी नजर आ रहा था, सब तो अपने काम पे लगे हुए थे। इन्होंने ये जितना कुछ भी शोर शराबा करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ या कोई और, ये सारा एक एजेंडा के तहत था। हकीकतन अफगानिस्तान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज अवाम जो है सारा कुछ देख रहे थे, इनकी फौज देख रही थी, उन्होंने इस गंदे सिस्टम को, इन करप्ट लोगों को, इन गद्दारों को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से कि इनके लिए जाने देना, इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क की तबाही के लिए जाने दे रहे हैं, इसको बचाना चाहिए। और ये मैसेज है, बचा ली जल साहब, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए, दीगर ममालिक के लिए, जहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और हुक्मरान अमीर से अमीर होते जाते हैं और यहाँ पे लोग गरीब से गरीब होते जाते हैं, ये उन ममालिक के लिए मैसेज है? कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ अगर आपने पैसे बनाए ढेर सारे, लंदनों में अकाउंट, इधर उधर प्रॉपर्टियां पूरी दुनिया में? ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है, लीडर्स के लिए भी, और सबक है, लेसन है अवाम के लिए। गजनफर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा पैगाम है इस पर, इसमें एक खुला पैगाम है कि कौम नहीं खड़ी होती साथ आपके अगर ये सब मामला तो हुक्मरान करते हैं तो। गजनफर साहब, असल में अगर आप पाकिस्तान की भी तारीख उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी रूलर्स रहे हैं किसी भी शेप में, चाहे वो सिविलियंस थे या वो मिलिट्री के हिसाब से गए या किस तरह भी गए, तो आपको एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकल, बड़ी अपेरेंट नज़र आएगी, और वो ये है कि जो लीडर थे वो अमीर होते गए हैं और जो अवाम थे वो गरीब होते गए। IMF का पैसा आया, डेवलपमेंट के नाम पे आया, वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, जापानीज यहाँ पे तो वो हुआ कि जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों के $11 बिलियन थे, वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ वो खा गया। आज तक खैरात का पैसा जहाँ पे खाया गया हो, तो वहाँ पे लोग सबक किस तरह हासिल करेंगे? क्या कर्ज उतारो मुल्क सवारों की कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? अभी रिसेंटली एक यूथ प्रोग्राम चला था, उसमें 100 हज़ार रुपए कितने का वो लगाया गया था, वो किसके बैंक में गया है? अभी तक वो नैब ने वो भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो जब तक हमारे यहाँ ये मैसेज तो आते रहेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ मैसेज रिसेप्टिव लोग नहीं हैं। जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उन्होंने इतनी, जो आपके पास इतनी IMF का जो आपके पास इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, वो उसके हिसाब से क्या पाकिस्तान में तरक्की हो चुकी है? क्या वो प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं? यहाँ तो ऐसी ऐसी एड आई हैं जिनका पता ही नहीं चला वो कहाँ गई हैं और किसने उसको खाया है। तो ये मैसेज तो है, लेकिन जो पाकिस्तान का भी एक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल बना हुआ है, उसमें मैसेज रिसीव कोई नहीं करता। जो पावर में होता कहता बस मैं हूँ जनाब, जो करना है कर लूँ, मेरे बात कोई पूछना है। काश यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चले। जो अफगानिस्तान के अंदर लीडरशिप थी वो तो थी बिकाऊ लीडरशिप, वो एजेंट था CIA का और रॉ का, जो जिसका नाम वो है अपना अशरफ गनी या उसके अमर साले, वो इंडिया से पैसा खाते थे, फिजिकल पैसा खाते थे, उनको पेमेंट्स होती थी, एजेंट बख्शीश की सूरत में पेमेंट होती थी। इसी तरह आपने देखा जो हामिद करजई था वो स्मगलर था बुनियादी तौर पे, उसके याद नहीं है उसका भाई क्या करता था, उसका भाई किस तरह मर्डर हुआ था, उसको जाके किस तरह खुदकश बमबार ने जाके मारा था। क्यों मारा था? इसलिए कि वो बहुत सीरियसली हीरोइन की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, और वहां से वो गोल्डन ट्रायंगल में जब जाती थी तो पैसे जो पे होने थे इंटरनेशनल डीलर्स को वो पे नहीं हुए। तो हामिद करजई उसका बाप था, कोयटा के अंदर टके टोकरी फिरता था, रहने के लिए घर नहीं था, इसके बाद फिर वहां जाके चोगा पहन के फिरता रहा। अशरफ गनी को किस तरह ला के इम्पोज किया, मुहिब, इन सब के अंदर आपने देखे तो इनकी बैकग्राउंड में जाके देखे कि क्या इनके पास इतना कुछ था कि ये शीशे के अपने सोने के महल बना दे। रशीद दोस्तम के पास कहाँ से पैसा आया? आपको पता है अहमद शाह मसूद को MI6 फंड किया करती थी, जिसमें तालिबान के खिलाफ जो रेजिस्टेंस चल रही थी। तो ये सारे पेड एजेंट हैं एजेंसी से, वहाँ से भी इनको बड़े पैसे मिलते हैं और ये करप्शन करते हैं बाकी पैसे में जो इनके पास आता है, और कोई इनके अकाउंट का। अभी अशरफ गनी अगर इतने डॉलर लेके भागा है तो अमेरिकन को उसके बुला के किसी तरह किसी मनी लॉन्ड्रिंग में ट्राई करना चाहिए। इतने बड़े बड़े क्लेम करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर एक शख्स पैसा लेके कहाँ से आया, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्यों लेके गया, वो सारे सवाल बनते हैं। इन्वेस्ट करेगा। बड़े अहम सवालात हैं। दौलत की हवस जिसे कहा जाए, नाज़रीन आज आपको दिखाइए किस तरह ये मनाजिर जो आ रहे हैं, आंखों को आके खोल देने वाले मनाजिर हैं, चौक वाले मनाजिर हैं। ये किस तरीके से अफगान रहनुमाओं ने, जो लीडर्स थी, सो कॉल्ड लीडर्स थे, किस तरह बैरून मुल्क की एजेंसी से आलमी सतह के ऊपर पैसे लिए, डॉलर्स लिए, आवाम को कुछ नहीं मिला।
और आखिरकार अवाम भी उनके साथ कुछ नहीं अवाम ने किया, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये लूट मार का पैसा, महलात, पुरताए ज़िंदगी, डॉलर से बड़ी गाड़ियाँ, इस सब के सब जो को हविस के साथ वो लेके भी भाग गए और अवाम को छोड़ गए। और अवाम जो है उसने क्या किया वो भी आपने देख लिया। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। जनरल अमजद शोएब साहब का, जाहिद चौधरी साहब का और ब्रिगेडियर गजनफर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।